सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 3 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और इसमें आज हम समझेंगे ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को। आखिर ये ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? देखिए, परिमेय संख्याओं के बारे में हमने पिछली 2 वर्कशीट में जाना है कि परिमेय संख्या जो बटे वाली संख्या होती है ना, जिन्हें p/q के रूप में हम दर्शाते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जब ये ऋणात्मक यानी माइनस वाली होती हैं तो हम इन्हें ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहते हैं। आखिर इनको कैसे दर्शाते हैं, क्या इनका मतलब होता है? तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ कथन लिखे हुए हैं, कुछ चित्र दिखाए गए हैं और कुछ उसका गणितीय रूप भी लिखा गया है। तो ये कथन है, ये चित्र और ये गणितीय रूप। जैसे कुछ कथन यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई हैं, जैसे ईशा ने बैंक से 1500 रुपये निकाले। अब निकाले बैंक से तो यानी उसके खाते में से तो वो कम हो गए ना, तो इसका मतलब वो हो गए -1500 रुपये। भाई, उसके खाते में जितने भी रुपए थे उसमें से 1500 रुपये उसने कम कर लिए, निकाल लिए, तो -1500 हो गए। फिर पेट्रोलियम की खान समुद्र तल से 120 सही 3/5 किलोमीटर नीचे है। यानी समुद्र तल को हम मान लेते हैं 0, यानी 0 से भी नीचे, तल से नीचे वो है। तो इसका मतलब हम इसको गणितीय रूप में लिखेंगे -120 सही 3/5। फिर है दीक्षा के 1/4 रुपये नाली में गिर गए। यानी नाली में गिर गए, इसका मतलब उसके पास जितने पैसे थे उनमें से वो कम हो गए। तो इसका मतलब हम इसको कैसे दर्शाएंगे? -1/4 रुपये। अब आपको समझ में आया? फिर इसके बाद है शॉपिंग मॉल में मेरी मोटरसाइकिल 2 मंजिल नीचे की पार्किंग में खड़ी है। यानी शॉपिंग मॉल में जो मोटरसाइकिल है वो 2 मंजिल नीचे की ओर। जैसे आपने देखा होगा जब आप मॉल में जाते हो तो वहाँ पर लिफ्ट में जब आप जाते हो वहाँ पे 0 के बाद -1 और -2 भी लिखा होता है ना, यानी वो 0 तो ग्राउंड फ्लोर हो गया, यानी उससे भी नीचे। तो जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं यानी -2 मंजिल पर वो मोटरसाइकिल उसकी खड़ी है। फिर है लद्दाख का तापमान 0 से 16 अंश कम था। 0 से नीचे यानी कम था, तो हम इसको दिखाएंगे -16 डिग्री। अब आपको समझ में आया कि माइनस में संख्याओं को दिखाना कैसे होता है और उसका क्या मतलब होता है। देखिए, उपरोक्त उदाहरण अनुसार परिमेय संख्या पूर्ण हो या फिर भिन्नात्मक हो। ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं। तो देखिए, परिमेय संख्या याद है ना, हमने उसको भिन्न के रूप में भी दिखाया था और पूर्ण संख्याओं के रूप में भी दिखाया था। मान लीजिए 2 है तो 2 को अगर परिमेय संख्या बनाना हो तो वो 2/1 बन जाएगा। तो परिमेय संख्या कैसी भी हो, चाहे पूर्ण हो या भिन्न वाली हो, वो धनात्मक यानी जमा की संख्या वाली भी हो सकती है और ऋणात्मक यानी माइनस की संख्या वाली भी हो सकती है। तो एक ऐसी परिमेय संख्या जो ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक, कौन सी होगी? हमने पिछली वर्कशीट में भी इसके बारे में बात की थी। वो है 0। 0 जो है वो ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, लेकिन वो परिमेय संख्या है क्योंकि हम उसको परिमेय संख्या के रूप में दिखा सकते हैं। मैंने पिछली वर्कशीट में आपको बताया था। तो अब प्रश्न उठता है कि बताएं -26 बड़ा है या -7? देखिए, अगर बिना माइनस के संख्या हो तो हम कहेंगे 7 छोटा है और 26 बड़ा है, ऐसे ही कहते हैं ना। लेकिन जब माइनस की संख्याएं आ जाती हैं, ऋणात्मक संख्याएं आ जाती हैं, -26 और -7, तब उसमें दोनों में बड़ा कौन है ये देखते हैं एक बार। देखिए, 2 परिस्थितियाँ हैं। जैसे मान लो एक परिस्थिति में चिंटू को 26 रुपये का नुकसान, 26 का नुकसान हो रहा है और दूसरी परिस्थिति में पिंटू को 7 का नुकसान हो रहा है। तो अब बताओ कि कौन सी परिस्थिति में उसको ज़्यादा नुकसान हो रहा है? तो देखिए, उत्तर आएगा 26, क्योंकि 26 अगर मान लो उसके 26 रुपये कम हो रहे हैं और एक परिस्थिति में उसके 7 रुपये कम हो रहे हैं, तो 7 ज़्यादा है या 26 ज़्यादा है? तो इसलिए जब हम माइनस की संख्याएं देखते हैं तो उसमें जितनी बड़ी संख्या होती है वो उतनी छोटी संख्या होती है। यानी इन दोनों में -26 तो छोटा होगा और -7 बड़ा होगा।
तो क्या आपको पता है कि परिमेय संख्याएं ऋणात्मक कब होती हैं? जी हाँ, जब अंश और हर में विपरीत चिन्ह यानी प्लस अथवा माइनस लगे हों, जैसे 2/-3 या -5/7। दोनों में, अंश या हर में किसी में भी माइनस की संख्या लगी हो तो वो परिमेय संख्या ऋणात्मक हो जाती है। आइए ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के कुछ अन्य पहलुओं को भी समझें। अब बताइए जैसे कौन सी संख्या बड़ी है? इसमें लिखा हुआ है कि -5/7 या फिर 5/-7। तो देखो ये दोनों ही संख्याएं बराबर हैं, क्योंकि हम -5/7 को जब -1 से भाग कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो उसका आंसर भी यही आता है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि -5/7 हो या 5/-7 हो, ये दोनों बराबर ही होंगी। याद रखना इस बात को, क्योंकि दोनों का ही जो उत्तर आएगा वो लगभग सेम आएगा। तो अब आपको करना क्या है, देखिए, या तो ये वाला चिन्ह, छोटा चिन्ह या बड़ा चिन्ह या बराबर का चिन्ह के प्रयोग करके संख्याओं की तुलना करनी है। तो बहुत ही मज़ेदार है, अभ्यास के प्रश्न हैं। जल्दी से मेरे साथ अपनी गणित की कॉपी निकाल लीजिए। पहला जो प्रश्न है देखो, -2/3 और 2/-3, इन दोनों में कौन बड़ा है? इन दोनों में कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि ये दोनों की दोनों संख्याएं बराबर हैं। अभी ऊपर हमने समझा भी। फिर इसके बाद दूसरी संख्या अगर हम देखें, 0/100 और 10/100, इन दोनों में कौन सा बड़ा है? देखिए, जब भी 0/100 होगा तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? आप बताइए। इसका उत्तर तो 0 ही होगा ना। तो नेचुरली बात है कि ये बड़ा होगा। फिर इसके बाद है -2 बड़ा है या -1 बड़ा? अभी ऊपर समझाया था कि माइनस में जितनी संख्या बड़ी होगी, अंक जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा। तो इसमें -2 छोटा है और -1 बड़ा है। फिर इसके बाद है -56 और जमा का 2। यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये है जमा। तो कौन सा बड़ा है दोनों में? 2 बड़ा है, क्योंकि माइनस की संख्याएं छोटी होती हैं। फिर -5/9 या 5/-9, इन दोनों में कौन बड़ा है? ये दोनों बराबर हैं, ऊपर अभी हमने समझा है इस वाले उदाहरण में। ठीक है। फिर इसके बाद है 27/7 और 6/7। तो देखो, जब भी ऐसी स्थिति आए जब नीचे दोनों का हर समान है, दोनों में 7 है ना, तो जो संख्या बड़ी है वही संख्या बड़ी होगी। फिर इसके बाद 21/8 और 3/8, दोनों का हर फिर दोबारा एक बार समान है, दोनों का हर 8 है, तो इसमें ये वाली संख्या बड़ी होगी। फिर इसके बाद है 25/4 और 3/4, और 25/4 और 3/4 दोनों का हर एक जैसा है ना, तो संख्या कौन सी बड़ी है? 25 बड़ी है, 3 बड़ी है? 25 बड़ी है ना, तो इसलिए 25/4 बड़ी होगी। इस तरीके से हमें इन क्वेश्चनों को हल करना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर, पूरी मेहनत और लगन के साथ, ऑनलाइन ही सही, पढ़ते ज़रूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो घर से निकलते समय मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, और जब भी संभव हो, जब भी उपलब्ध हो, इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।